हेलो टू ऑल। आज बेटा हम लोग लेक्चर 6 लेकर के आए हैं और इस लेक्चर 6 में हम लोगों को क्या पढ़ना है उसके विषय में देख लेते हैं। ठीक है, तो कंटेंट जो हमारा यहाँ पर रहेगा वो रहेगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल में स्पेशली हम लोग यहाँ पर बैक्टीरियल सेल के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में डिटेल में नहीं बल्कि आपके एग्जाम में जिस हिसाब से क्वेश्चन ये आएगा कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की परासंरचना को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो उस पे आपको क्या लिखना है और आपको कौन सा डायग्राम बनाना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट, तो जो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक रहेगा, आप चाहे तो यहाँ पर हेडिंग डाल दें अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। राइट, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की परासंरचना। ठीक है, इसके विषय में हमको लिखना है। तो इसमें लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए बाद में डायग्राम समझेंगे। लिखें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को सर्वप्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किंगडम, हम लोगों ने किंगडम डेफिनेटली समझ लिया था। ठीक है, किंगडम मोनेरा में कॉपलैंड, याद है ना, कॉपलैंड ने 1956 में अपने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, याद करिए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया था या प्रपोज किया था, है ना, इंट्रोड्यूस किया था। यानी कि सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके बारे में मोनेरा के अंदर ये बताया नहीं बल्कि मोनेरा में इन्होंने क्या किया था, 1956 में इंट्रोड्यूस कर दिया कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे। राइट, लेकिन इन्होंने गलती करी थी क्या कि इन्होंने इसी किंगडम मोनेरा में यूकैरियोटिक सेल को भी इंट्रोड्यूस किया, जिस वजह से इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हुआ और विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, है ना। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ के रखा हुआ है। तो एक्चुअल में अगर जो बात करी जाए तो वो ये है कि किंगडम मोनेरा को कॉपलैंड ने सबसे पहले प्रपोज किया। राइट, और इसमें प्रोकैरियोट को इन्होंने रखा। ठीक है, लाइन से लिखें या इसी के आगे लिख लें तथा, थोड़ा लिख लीजिए, तथा बाद में 1969 में किंगडम मोनेरा 1969 में किंगडम मोनेरा से R.H. विटेकर, ये एक साइंटिस्ट हैं, याद करिए, R.H. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था इन्होंने। R.H. विटेकर ने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यहाँ पर प्रोकैरियोट्स को रखा गया था मोनेरा में, लेकिन प्रोकैरियोट के साथ साथ यहाँ पर जो कॉपलैंड थे इन्होंने यूकैरियोट को भी रख दिया, तो यूकैरियोट्स को यहाँ से निकाला था। ठीक है, 1969 में किसने, R.H. विटेकर ने। इस बात को याद रखिएगा, यूकैरियोट्स को निकालकर इसे सही किया। ठीक है, और जितने भी यूकैरियोट्स थे इनको इनको किंगडम प्रोटिस्टा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, नए लाइन से लिखें प्रोकैरियोट्स में मुख्यतः, दैट मीन्स मेनली, यू बैक्टीरिया, यानी यहां पर क्या क्या आते हैं वो लिख लेते हैं। यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, इसको हम कह सकते हैं यू बैक्टीरिया, कॉमा एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है, कॉमा ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी प्रोकैरियोट्स में आते हैं, कॉमा माइकोप्लाज्मा, ठीक है, पीपीएलओ सेल, ठीक है, ये भी प्रोकैरियोट्स में ही आती है। और आपको पता है
कि स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो कौन होती है, माइकोप्लाज्मा होती है। एनसीईआरटी ने कितना लिखा है 0.3 mm, लेकिन एक्चुअल माइक्रोमीटर और ये होती कितनी है एक्चुअल में 0.1, ठीक है, mm की। तो क्या लिखा, माइकोप्लाज्मा व आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा व आर्की बैक्टीरिया आदि को रखा गया है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि प्रोकैरियोट्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो सभी के सभी कैसे हैं, या प्रोकैरियोट के रूप में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए, प्रोकैरियोट में नहीं बल्कि हम ये कहें कि प्रोकैरियोट के रूप में जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रखे गए हैं वो सभी के सभी प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म है, आद्य प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब प्रोकैरियोट की जो मेन फंक्शन है उसके आधार पर हम यहाँ पर प्रोकैरियोट्स को रिलेट करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए प्रोकैरियोट्स के मुख्य लक्षण, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट, ठीक है। तो जो मुख्य लक्षण है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हमको यहां पर जो पढ़ना है वो है सेल वॉल। हेडिंग डाल दीजिएगा एक, सेल वॉल, यानी प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल पाई जा रही है वो कैसी है। सेल वॉल के अलावा आपको एक बात यहां पर और याद रखनी होगी, कुछ ऐसे प्रोकैरियोट होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं भी पाई जाती है, तो लिख ले फिलहाल, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन अर्थात म्यूरिन की बनी होती है, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन की स्पेशली यहां पर पाई जाती है। और पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, एक प्रकार का म्यूरिन है, ठीक है, म्यूरिन की बनी होती है जो म्यूकोपेप्टाइड का एक प्रकार होता है, म्यूकोपेप्टाइड का एक प्रकार होता है। आगे लिखें, पेप्टिडोग्लाइकन के स्ट्रक्चर में दो पार्ट यानी दो भाग पाए जाते हैं या होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन के स्ट्रक्चर में दो भाग होते हैं मेनली, लेकिन यहाँ पर एक और भाग होता है जिसको हम लोग अमीनो एसिड्स कहते हैं, वो भी यहाँ पर पाया जाता है, लेकिन मेनली कितने भाग पाए जाते हैं, दो ही। तो यहाँ पर पहला जो भाग पाया जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स, यानी कि यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल पाई जा रही है ये पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, यानी पॉलीसैकेराइड्स इसमें पाए जाते हैं। तो लिख लीजिए, पॉलीसैकेराइड्स में यह मेनली यानी मुख्यतः ग्लूकोज, यानी कि इसके अंदर ग्लूकोज आपको मिल सकता है, कॉमा मैनोज व गैलेक्टोज के बने होते हैं। यह मेनली ग्लूकोज, मैनोज व गैलेक्टोज के बने होते हैं, ठीक है। कौन, पॉलीसैकेराइड, यानी पॉलीसैकेराइड कहाँ पाई जा रही है, सेल वॉल में, और इस सेल वॉल में जो पॉलीसैकेराइड है वो किसकी बनी हो सकती है, ग्लूकोज की बनी हो सकती है, मैनोज की बनी हो सकती है और गैलेक्टोज की बनी हो सकती है, राइट। दूसरा जो यहां पर है वो है अमीनो सुगर, यानी कि इनकी सेल वॉल में अमीनो सुगर भी पाई जाती है। तो लिख लीजिए, यह मुख्यतः या मेनली दो प्रकार की होती है, यानी जो अमीनो सुगर्स है यहाँ पर दो टाइप की होती है, ठीक, दो प्रकार की होती है, जिसे याद रखिएगा, ये आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसे एन एसिटाइल या एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन मीन्स, इसको हम लोग शॉर्ट में नाग NAG से याद रखते हैं, व एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड्स, जिसको हम लोग नाम के नाम से याद रखते हैं, ठीक है, नाग और नाम। तो नाग का मतलब हो जाएगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और नाम का मतलब हो जाएगा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो यहाँ पर जो अमीनो सुगर पाई जा रही सेल वॉल में वो स्पेशली दो प्रकार की
शुगर हो सकती है, और वो किस रूप में हो सकती है, नाग और नाम के रूप में, ठीक है। अब थर्ड जो यहाँ पर स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ठीक है, थर्ड जो स्ट्रक्चर यहाँ पर पाया जा सकता है वो है अमीनो एसिड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इन दो कंपोनेंट्स के अलावा सेल वॉल में अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। वाओ, अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। तो लिखें इसमें, प्रोकैरियोट की सेल वॉल में, प्रोकैरियोट की सेल वॉल में कुछ अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। जैसे यहां पर जो अमीनो एसिड्स आपको मिल सकता है वो कौन कौन सा मिल सकता है उसके बारे में समझना है। तो जैसे नंबर 1, यहां पर आपको डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड देखने को मिलेगा। अभी जो डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड है, इसके विषय में अगर चाहे तो लिख लीजिए, डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड इस प्रकार का अमीनो एसिड्स ऑल यू बैक्टीरिया मीन्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो। पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपके बॉटनी वाले सर पढ़ाएंगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, राइट। ऑल यू बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। याद रखिएगा, तो जो डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड है वो सभी प्रकार के यू बैक्टीरिया में पाई जाती है, एज वेल एज ये ब्लू ग्रीन एल्गी के सेल वॉल में भी आपको देखने को मिलेगी। देन इसके बाद में है म्यूरामिक एसिड। सेकेंड जो यहां पर पाई जा रही एसिड वो किस रूप में है, म्यूरामिक एसिड के रूप में। लिख लीजिए, यह यू बैक्टीरिया व ब्लू ग्रीन एल्गी, हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी कंप्लीटली जो है सभी प्रकार के उसमें पाई जा रही है बैक्टीरियाज में, यू बैक्टीरियाज में, यानी कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया सभी प्रकार में नहीं, कुछ यू बैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी व ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ यू बैक्टीरिया व ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है, राइट। एक थर्ड पॉइंट और लिख लीजिए यहां पर, टिकोइक एसिड, ये भी आपको देखने को मिलता है स्पेसिफिक बैक्टीरियाज में, टिकोइक एसिड्स, राइट। इसके बारे में लिख लीजिए, यह केवल, याद रखना टिकोइक एसिड जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ या केवल ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ही पाई जाती है। यानी कि जो टिकोइक एसिड है ये स्पेशली ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है, और यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि टिकोइक एसिड कहाँ पाया जाता है। तो स्पेशली ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब बेटा नई लाइन से एक नोट बना करके पॉइंट लिख लें जो बहुत ही विशेष है, जिसको हम विशेष की श्रेणी में डाल रहे हैं, और जी आपको याद ही होना चाहिए, पता ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें प्रोकैरियोट की सेल वॉल, याद रखिएगा इसको, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल हाईली कॉम्प्लेक्स यानी बहुत ही जटिल होती है, और सेल वॉल की कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जो इसकी जटिलता है, सेल वॉल की कॉम्प्लेक्सिटी एक प्रिमिटिव मतलब आदिम मतलब बहुत ही आधे प्रकार का एक प्रिमिटिव कैरेक्टर माना जाता है। यानी जो यूकैरियोट्स के सेल वॉल्स हैं, जैसे कि अगर हम लोग प्लांट सेल वॉल की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की नहीं पाई जा रही, वो सिर्फ किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, राइट। तो प्लांट सेल की जो बात करें तो प्लांट सेल की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, स्पेशली मेनली कंपोनेंट वहाँ पर सेलुलोज होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
पॉलीसैकेराइड्स भी पाए जा रहे हैं, अमाइनो शुगर्स भी पाए जा रहे हैं, अमाइनो एसिड्स भी पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये बनी हुई है और ये कॉम्प्लेक्सिटी एक प्रकार का प्रिमिटिव कैरेक्टर माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ये ऑर्गेनिज्म है ये प्रोकैरियोट्स हैं, सबसे पहले बने होंगे, राइट। एक और स्टार बना करके पॉइंट लिख लीजिए यहां पर, कुछ प्रोकैरियोट्स में याद रखिएगा सेल वॉल एब्सेंट होती है। कुछ प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग माइकोप्लाज्मा की बात करें, ठीक है, तो ये एक प्रकार का प्रोकैरियोट है और आपको पता है इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिसे हम लोग पीपीएलओ सेल के नाम से जानते हैं। पीपीएलओ सेल मतलब मैंने बताया था प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो ये प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ सेल से एक स्पेशल टाइप की डिजीज भी होती है, आगे डिस्कस करेंगे, डिजीज वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। खैर, तो पहला कंपोनेंट हमारा हो गया सेल वॉल। अब दूसरा जो कंपोनेंट हमारा यहां पर रहेगा वो रहेगा सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो सेकेंड हेडिंग डाल दो सेल मेम्ब्रेन। तो हम देख लेते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनकी सेल वॉल हमने देख ली। अब हम लोग इसकी सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें सेल मेम्ब्रेन जो पाई जाती है वो किस तरीके की हो सकती है प्रोकैरियोट्स में। बहुत ज़्यादा डिटेल है लेकिन हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्टिंग लेने के लिए और इम्पॉर्टेंट ही डिस्कस करेंगे, ठीक। तो लिख लीजिए इसमें, और डेफिनेटली जब सेल मेम्ब्रेन में आपको पढ़ाऊंगा, समझिए जब सेल मेम्ब्रेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको और भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक। अभी तो खाली आपको प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन को पढ़ना है। तो लिख लीजिए बैक्टीरिया या इसी को हम लोग प्रोकैरियोट्स कह सकते हैं। बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन, राइट। यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन के सिमिलर यानी इसके समान, याद रखिएगा लाइपोप्रोटीन कहने का मतलब होता है कि लिपिड तो यहां पर पाया जा रहा है लेकिन लिपिड के साथ साथ यहां पर प्रोटीन भी पाया जा रहा है, इसलिए इसको लाइपोप्रोटीन कहते हैं। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, याद रखिएगा। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो यहां पर किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइन से लिखें, इसके सेल वॉल, ये इंपॉर्टेंट है, इसके सेल वॉल व सेल मेम्ब्रेन के बीच में, इसके सेल वॉल व सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, एक स्पेस पाया जाता है जिसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस, याद रखिएगा, जिसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। अब इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस का, क्या होता है लिख लीजिए। पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं यह स्पेस मुख्यतः मेनली लाइसोसोम जिसे आत्महत्या के थैले कहते हैं, ठीक है, लाइसोसोम के समान, आगे जब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे लाइसोसोम्स क्या होते हैं, यहां पर बताने का दरकार नहीं, बस आप इतना समझ लीजिए कि लाइसोसोम की तरह जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में पाया जाने वाला स्पेस, वो लाइसोसोम के सिमिलर काम करता है, ठीक है। लाइसोसोम के सिमिलर या समान कार्य करता है क्योंकि इस स्पेस में कॉम्प्लेक्स मटेरियल यानी कि जो जटिल पदार्थ हैं जो बैक्टीरिया सेल से बॉडी के अंदर आने का प्रयास करेंगे, बैक्टीरिया सेल अपने अंदर इनहेल करेगी, उन मटेरियल्स का, ठीक है, का डिफरेंट एंजाइम, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स के द्वारा डाइजेशन किया जाता है, यानी पाचन किया जाता है। याद रखिएगा इस बात को, पाचन किया जाता है, राइट।
ये तो बात हो गई हमारे प्रोकैरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन की। अब हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, यानी कि प्रोकैरियोट का साइटोप्लाज्म कैसा होता है। साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेसिफिक चीजें पाई जाती हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लिख लीजिए फटाफट इसके अंदर, प्रोकैरियोट में या प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड, याद रखिएगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, मतलब झिल्ली युक्त कोशिकांग, मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनमें मेम्ब्रेन पाई जा रही है, ठीक है, वो यहां पर नहीं पाए जाएंगे। याद रखिएगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थॉट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस लिख लीजिए आगे, प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोले तो बेटा केंद्रक, याद है ना, तो केंद्रक भी यहां पर नहीं पाया जाता, लेकिन केंद्रक के अंदर का मटेरियल थोड़ा सा पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस स्पष्ट नहीं होता है, यानी डिस्टिंक्ट नहीं होता है, तथा ऐसे न्यूक्लियस को, याद रखिएगा, तथा ऐसे न्यूक्लियस को इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस को इंसिपिएंट न्यूक्लियस या जीनोफोर, ऐसे न्यूक्लियस को इंसिपिएंट न्यूक्लियस या जीनोफोर, या इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं न्यूक्लियोसाइड, याद रखिए, या इसको हम लोग फिब्रिलर या फाइब्रिलर न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर नहीं पाई जा रही है, ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग इंसिपिएंट न्यूक्लियस या बेटा क्या कहेंगे, जीनोफोर या न्यूक्लियोसाइड या फिब्रिलर न्यूक्लियस कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नए लाइन से लिखे हैं, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के चारों ओर, याद रखिएगा न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है, डेफिनेटली एब्सेंट होती है, ठीक है, नहीं पाई जाती है, तथा इनमें न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, तथा इनमें न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका भी नहीं पाई जाती। अब डेफिनेटली जब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो भी यहां पर एब्सेंट होगा, नहीं, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका नहीं पाई जाती है, ठीक है। लाइन से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू क्रोमोसोम, याद रखिएगा ट्रू क्रोमोसोम भी नहीं पाया जाता है, यानी क्रोमोसोम यहां पर होता लेकिन ट्रू टाइप का नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी बताता हूं। ट्रू क्रोमोसोम भी नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें इंसिपिएंट क्रोमोसोम पाया जाता है, मतलब आदिम प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है। कहने का अर्थ क्या है, जो कि सर्कुलर मतलब गोलाकार, ठीक है, नेकेड डीएनए, जो कि सर्कुलर नेकेड डीएनए व नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर, याद रखिएगा, से मिलकर
बना होता है, बना होता है। यानी कि जो प्रोकैरियोट्स का क्रोमोसोम होता है वो कैसे मिलकर के बना होता है, वो सर्कुलर नेकेड डीएनए से मिलकर के बना होगा। और इस सर्कुलर नेकेड डीएनए के साथ साथ यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन, देखिए मैंने हिस्टोन प्रोटीन नहीं बोला, हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअल में दो प्रकार की होती है, एक तो हिस्टोन प्रोटीन होती है और दूसरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। यानी कि डीएनए में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, दोनों मिल करके डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण जो प्रोकैरियोट का क्रोमोसोम है वो कैसा होता है, इंसिपिएंट क्रोमोसोम कहलाता है, आदिम प्रकार का, आद्य प्रकार का क्रोमोसोम कहलाता है, क्योंकि इसमें आधी चीजें नहीं पाई जाती, हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड है ही नहीं, जिसके कारण जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि जो डीएनए होगा वो नेकेड होगा। कैसा होगा, नेकेड होगा और सर्कुलर होगा। चलिए क्या लिखा, मिलकर बना होता है, लाइन से लिखें, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलीएमाइंस, याद रखिएगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलीएमाइंस के रूप में होते हैं। यानी कि जो यहां पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जा रहे हैं बेटा, वो किस रूप में पाए जा रहे हैं, पॉलीएमाइंस के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार का, आगे लिखें, इस प्रकार का इंसिपिएंट न्यूक्लियस क्वाइल्ड होकर क्रोमोसोमल रीजन का यानी क्षेत्र का फॉर्मेशन करता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। यानी कि जो इसका न्यूक्लियस बोला जाता है वो एक्चुअल में पूरा जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, नई लाइन से लिख लें, प्रोकैरियोटिक सेल में 70s टाइप का यानी 70s प्रकार का राइबोसोम भी पाया जाता है। और आपको बता दें कि राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होता है, राइबोसोम भी पाया जाता है या पाए जाते हैं, आप चाहें ऐसे लिख लें, पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में क्या होते हैं बेटा, सहायक होते हैं। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने ये थ्योरी देख ली। अब हमको थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेना है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, और इसमें भी हम लोग बैक्टीरिया सेल देखेंगे, बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। मैं डिफरेंट कलर यहाँ पर ले लेता हूँ, ये किसका है, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। काफी बेहतर स्ट्रक्चर ये मुझे लगा, ठीक है, तो मैंने इसको निकाल लिया, उसमें थोड़ा सा एडिटिंग कर दिया। क्या आप देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर इस साइड में बनाया, इस तरीके का स्ट्रक्चर इस साइड में बनाया। तो ये दो भाग हैं एक्चुअल में देखा जाए, ये कितने भाग हैं, दो भाग हैं, एक भाग इस साइड का है, एक भाग इस साइड का है। अगर ये भागों की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस साइड में कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया रखा गया है। कैसा बैक्टीरिया रखा गया है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, यानी कि इस बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जा रहा है। और इस साइड में जो बैक्टीरिया रखा है वो रखा है नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, राइट। तो अगर हम लोग इन दोनों को एक साथ रिलेट करें तो ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर कैप्सूल पाया जा रहा है तो वो इसकी एक आउटर कवरिंग के रूप में मान्य होगा, ठीक है, आउटर कवरिंग हम कह सकते हैं, जो कि प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर के जो वहां पर प्रक्रियाएं हो रही हैं जिसकी वजह से सेल डैमेज हो सकती है, उससे इसको प्रोटेक्ट करता है।
इसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या पाया जा रहा है, सेल वॉल पाया जा रहा है, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोशिका भित्ति कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो सेल वॉल होती है इसमें 3 प्रकार के, यानी स्पेशली 2 भाग पाए जाते हैं, लेकिन हम 3 प्रकार के भाग यहां पर पढ़े, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड आपको देखने को मिला। अमाइनो सुगर्स यहां पर हमको देखने को मिले, अमाइनो सुगर्स, राइट। और अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स हमको यहां पर देखने को मिले। यानी कि जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी, पॉलीसेकेराइड्स की बनी होगी, अमीनो सुगर्स की बनी होगी और अमाइनो एसिड से मिलकर के बनी हो सकती है। अब देखिए इसके ठीक नीचे अगर आप देखें तो यहां पर ये सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है बेटा, सेल मेम्ब्रेन, जो कि आपको पता है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल उसी के सिमिलर बनी होती है, जो कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन याद रखिएगा, किसकी बनी है, लाइपोप्रोटीन, मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों यहां पर आपको देखने को मिलेगा। लिपिड भी आपको देखने को मिलेगा और प्रोटीन भी आपको यहां पर देखने को मिलती है। अब देखिए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जा रहा है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, इनका डाइजेशन यहां पर किया जाता है। कॉम्प्लेक्स मटेरियल का डाइजेशन होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम यहां पर पाए जाते हैं, उसकी सहायता से यहां पर ये होता है। ठीक है, अगर आप देखें खास बात यहां पर मैं बताना भूल गया, वो यहां पर मैं समझा दे रहा हूं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना प्रोकैरियोट्स की, ये अंदर की तरफ इन्वर्स कर जाती है। अंदर की तरफ क्या कर जाती है, इस तरीके से इन्वर्स कर जाती है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग मीसोसोम के नाम से जानते हैं। मीसोसोम क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, किसकी तरह, माइटो लिख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, ये माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। यानी कि हमारे यूकैरियोट्स में, यानी हमारी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला सेल ऑर्गेनल है। बिकॉज आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। वो कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है यूकैरियोट्स में। और भाई बैक्टीरिया सेल को भी तो एनर्जी चाहिए, तो बैक्टीरिया सेल को जब एनर्जी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूसन ऑर्गन होता है वो सेल मेम्ब्रेन ही इन्वर्स कर जाती है अंदर की तरफ, जिसको मीसोसोम कहते हैं। और ये मीसोसोम ही रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में सहायता करता है। इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब देखिए इसके ठीक अंदर अगर आप देखें तो अंदर साइड में यहां पर ये प्लाज्म भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, प्लाज्म, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अभी जो साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य है, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य, राइट। ये जो कोशिका द्रव्य है बेटा, कोशिका द्रव्य के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में यहां पर डीएनए पाया जाता है। तो ये आप देखिए जो डीएनए पाया जा रहा है, इस डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। और जो न्यूक्लियोइड होता है ये कैसा होता है, आपको पता है कि जो न्यूक्लियोइड होता है ये एक डीएनए के रूप में है, मतलब नेकेड डीएनए, हम कह सकते हैं नेकेड डीएनए, प्लस इसके साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसमें पाई जाती है, जिसको मिला करके हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। और जहां पर ये पाया जाता है उसको हम लोग क्रोमोसोमल रीजन के नाम से जानते हैं। भाई यहाँ जहां पर ये पाया जा रहा है उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल रीजन, राइट बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल रीजन। अब देखिए इसके अंदर कुछ इंक्लूजन बॉडीज भी पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में आप देख सकते हैं। और बाकी आप देखेंगे कि इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनल पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। और ये राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट, राइबोसोम जो यहाँ पर पाया जाता है वो 70S टाइप का होता है, 70S टाइप का होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में
सहायता करता है। इस बात को याद रखिएगा। और खास बातें हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन से एक और स्ट्रक्चर बाहर की ओर अराइज होता है जिसको हम लोग फ्लैजिला कहते हैं। यहाँ से एक स्ट्रक्चर और बाहर की ओर अराइज होता है, इस तरीके से सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है। अब ये बैक्टीरिया के फ्लैजिलेशन के आधार पर बैक्टीरिया को कई भागों में डिवाइड किया गया है, आपके बॉटनी वाले सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ आपको जनरल नॉलेज दे रहा हूँ कि एक फ्लैजिला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ख़ास बात क्या है कि इनकी सेल मेम्ब्रेन पर इस तरीके से कुछ और भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग पिलाई कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिलाई कहते हैं। और ये जो पिलाई होते हैं ना, ये पिलाई एक्चुअल में जब बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में होता है तब उसमें ये पिलाई बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, ठीक है। ये कुछ खास बातें बेटा प्रोकैरियोटिक सेल की। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो होगा यूकैरियोटिक सेल के ऊपर, और जो यूकैरियोटिक सेल होगी उसमें स्पेशली हम लोग किसकी बात करेंगे, एनिमल सेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, एनिमल सेल की बात करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।